हेलो हेलो एवरीवन। क्या बच्चों आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? हेलो 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 बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड राधे 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 राधे। सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। कैसे हैं बच्चों तुम सबके हाल चाल? आशा करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो, पढ़ाई में व्यस्त हो। आ, चलिए बहुत बढ़िया। और बताओ बच्चों क्या हाल चाल है यार? गर्मी अर्मी की सुना है बहुत ज्यादा। राधे राधे बेटा, राधे राधे, जय हो। 49 कहाँ पे? अलीगढ़ में? हाँ हाँ हाँ। दिल्ली का तो मैंने सुना था, न्यूज में आया था, दिल्ली का तो बहुत ही ज्यादा है। हम्म। बहुत 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 ज्यादा है। हाँ हर जगह मतलब ऑलमोस्ट 45 के आसपास ही है। तो बच्चों इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, जैसे भी आप बाहर निकलते हैं मेक श्योर करिए कि खुद को कवर करिए प्रॉपर, और ढेर सारा पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रखिए खुद को, तबीयत का ध्यान रखिए, है ना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए। है, पानी ही नहीं आ रहा? खत्म हो गया? आ जाएगा थोड़ी देर बाद बेटा। चलो आ जाओ बच्चों। कल मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम बताया था। हाँ हाँ क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलिए क्या सवाल था? एरर था क्या? अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ा एक बार बता दो। हम्म। हाँ 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 हाँ। ये था क्या बच्चों? और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी थी, है ना? चलिए बेटा, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो ये 6x² माइनस 30x प्लस 36 हो जाएगा ना बेटा, बराबर 0। ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों कि 6 से डिवाइड कर देना चाहिए, तो कर देते हैं। तो x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। सही है ना बेटा? तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। बच्चों स्प्लिटिंग द मिड टर्म आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं आपको ऐसा आता है तो आप जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो भी लगा सकते हैं। आपकी चॉइस है बच्चों, दोनों में से जो भी आपको लगाना चाहे। तो आप x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा बेटा, -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। तो क्या बचा? x की दो वैल्यू आ जाएंगी, 2 और 3। बोलिए ठीक है? चलिए उसके बाद बच्चों मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था? डबल डिफरेंशिएशन। वेरी गुड। तो बच्चे जो पहली बार डिफरेंशिएशन के बाद आया ना dy/dx, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, है ना बेटा? तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, डबल डिफरेंशिएशन d2y/dx²। बेटा इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा मेरी मदद करो, कितना आएगा बेटा? क्या बच्चों यही आएगा? अब x बराबर 2 रख दो इसमें बेटा। जैसे x बराबर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 5, क्या बेटा -1 आएगा x बराबर 2 रखने पे? और क्या बेटा? एक सेकंड, एक सेकंड बेटा। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ एक सेकंड। ये आपको क्लियर है बेटा यहां तक कि पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी? हाँ तो क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यूज निकाली तो इसमें क्या तकलीफ है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। इसमें से 6 कॉमन ले लोगे, ठीक है, और 0 से डिवाइड कर दोगे। 0 के, अच्छा आप कह रहे हो कि इसको पूरे इस चीज को डिफरेंशिएट करें, ऐसा बोल रहे हो? हाँ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। आप इसको करोगे ना, अननेसेसरी कैलकुलेशन और ज्यादा होगी। ठीक है। अब x बराबर 2 रखोगे तो बेटा, जब 2 रखोगे तो 4 माइनस 5 -1 आएगा। और बेटा जब x बराबर कितना रखें, 3 रख दें, तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 5 क्या बेटा +1 आएगा। ठीक है। अब इसमें देखो जो d2y/dx² है बेटा, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है?
नेगेटिव है ना बेटा, लेस देन जीरो है, बोलिए। तो इसमें अगर लेस देन जीरो है तो क्या मिलेगा बेटा इसके करस्पॉन्डिंग? मैक्सिमा। तो बेटा अगर ये x बराबर माइनस, मतलब x बराबर 2 पे मैक्सिमा मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पे 2 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू अब मिल जाएगी ना फंक्शन की। और अगर बेटा यहाँ पे देखो तो d2y/dx² क्या बेटा तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा बोलिए? मिनिमा मिलेगा। अगर मिनिमा मिलेगा तो मतलब x बराबर 1 रख देंगे तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की आ जाएगी। तो चलो इसका x बराबर 2 और x बराबर 1 रख के निकालते हैं। तो जब बेटा आप 2 रख देंगे तो 2 क्यूब यानी 8, 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 60, मैं लिख देता हूं बेटा 16 माइनस ये 15 है और 2 का स्क्वायर रख देंगे तो 60 आ जाएगा, प्लस 72 2 रखेंगे और प्लस 1। देखिए बेटा तो ये प्लस 12 बचेगा, प्लस 12 प्लस 13, 13 और 16 बच्चे, मेरे हिसाब से तो 29 आना चाहिए। आ रहा है क्या बेटा 29? ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम के लिए बेटा कितना रखना पड़ेगा? x बराबर 3 रखना पड़ेगा ना, तो x बराबर 3 रखेंगे, 3 9 27 54 और बच्चे ये 15 नहीं या 35 135 हो जाएगा ना बेटा ये, और ये 36 इंटू 3 108 हो जाएगा और प्लस 1। बोलो सही लिख रहा हूं ना बच्चों? तो हाँ कितना आएगा बेटा इसको सॉल्व करके? 28। ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जो भी है। कितने बच्चों ने सही कर लिया था? हाथ उठा दो एक बार। समझ में आ गया बच्चों क्या कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए बच्चों एक बार डिफरेंशिएट करिए, जीरो से इक्वेट करिए, एक्स की वैल्यूज निकालिए, उन एक्स की वैल्यूज के लिए डबल डिफरेंशिएशन चेक करिए। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है या निगेटिव है? अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम मिलेगा, निगेटिव है तो मैक्सिमम मिलेगा, और फिर आप वैल्यूज वहां रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। बोलिए बेटा। एपी और जीपी करा देंगे बेटा। ए पूछिए बेटा। y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा वो फिर रूट और एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं हो जाएगा पूरा पूरा? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या बेटा? ऐसा है बेटा, ऐसा है या नहीं है? ऐसा है तो फिर ठीक है ना, तो इसको x के पावर पूरा 1/2 लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1/2। फिर बेटा जैसे हम लोग nx के पावर n-1 करते थे तो वैसे ही कर दीजिए, nx के पावर n-1 है ना, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर दीजिए, nx के पावर n-1 लगा के फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर दीजिए, चेन रूल। लेकिन बच्चों बहुत ज्यादा देखो ये अनंत है, मैं आपको जैसे आप पूछोगे तो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन बेटा डिफरेंशिएशन अनंत है। ठीक है, आप ये मान लो कि हम बहुत कम उसका एक पोर्शन पढ़ रहे हैं, आप जितना उसमें इन डेप्थ जाते जाएंगे वो उतना बढ़ता जाएगा। तो क्या हमें एज ए नीट एस्पिरेंट बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं बेटा। आप बेसिक बेसिक रखिए, एक्स के पावर एन का पता हो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो वो पता हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो पता हो, साइन कॉस का पता हो, मैं तो कह रहा हूं tan के भी जानने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक बेसिक रखिए, एक आध सवाल में आपको कहीं जरूरत पड़ेगी, डेरिवेशन में कभी हो सकता है जरूरत पड़े, तो आपको आइडिया होना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम बच्चों मैंने बता दिया, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमा 11th 12th में लगाने की जरूरत पड़ेगी, सवाल आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रोसेस है। क्लियर है क्या बेटा? बोलो जल्दी से। हाँ हाँ, -6x प्लस 1x लेंगे तो उससे नहीं आएगा। हाँ, -5x प्लस 6, क्या कह रहे बेटा आप? -6x प्लस 1 लेंगे, तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -6 आ रहा है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन +6 आ रहा है, तो नहीं आएगा, क्योंकि -6 है और यहाँ पे +6 है, तो नहीं आएगा। जो लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, इनका मल्टीप्लीकेशन जैसे 6 है तो इनका भी मल्टीप्लीकेशन 6 होना चाहिए। ठीक है, और जोड़ दो तो -5, मल्टीप्लाई कर दो तो 6। क्या बेटा डबल डिफरेंशिएशन के बाद
आप ले लो बेटा, आप एक काम करो, आप इसको भी लेके करो और x बराबर 2 सब्स्टिट्यूट करो, उसमें भी बेटा आपकी वैल्यू निगेटिव ही आएगी 2 पे। मेरी बात समझ रहे हो आप? हाँ, -6 आएगी, यहाँ पे +6 आ जाएगा। तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटा? नहीं पड़ेगा। आप लेके कर लो ना, मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए। आप बच्चों देखो मैंने समझा दिया, आप वैल्यूज रख दो और फिर जो भी आएगा आप कैलकुलेशन बार बार नहीं करेंगे, ठीक है आप लोग को? नहीं 3 रखेंगे ना, x बराबर 3 रखेंगे। हाँ हाँ, तो ये 54 135 36 इंटू 3 108 ही तो होगा। चलिए चलिए बच्चों, अब बस आगे चलते हैं। एक चीज बच्चों और आपको बताना है, आपको शायद आपके असाइनमेंट में दिख जाएंगे इस पे सवाल, और थोड़ा सा हेल्पफुल भी होता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली तो नहीं लेकिन एक आध सवाल आपको शायद मिल जाए। ध्यान रख लीजिए कि मान लीजिए बच्चों आपके पास ऐसा कोई फंक्शन लिखा हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है, या प्लस माइनस बच्चों a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा। तो इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी, ये a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा की बच्चों मिनिमम वैल्यू आती है माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और बेटा जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों ये बस ध्यान रखिएगा, आपको शायद एक आध सवाल मिल जाएगा। जैसे बच्चों मैं इसी में एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, आप लोग सारे सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा। जैसे मैं मान लीजिए लिख देता हूं y बराबर 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। तो बच्चों y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, -5 से लेकर बच्चों +5 तक ये वैल्यू होगी। कैसे निकालेंगे? तो a cos थीटा b sin थीटा या a sin थीटा b cos थीटा। तो a और b की वैल्यू बच्चों देखिए आपके पास लिखी हुई है, a 3 है और b 4 है। बच्चों इंटरचेंज भी हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मेरे कहने का मैं 3 cos थीटा पहले लिख दूं या 4 sin थीटा पहले लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, बेटा ये अंडर रूट 25 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो मिनिमम वैल्यू -5, मैक्सिमम वैल्यू +5। नहीं नहीं जरूरत नहीं बेटा, हाँ नहीं जरूरत है बेटा, कर सकते हैं, मतलब साइन a प्लस बी बन जाता है अंदर, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, बट जरूरत नहीं है बच्चों हम लोग के लिए। तो लिख लिया बेटा सबने? ठीक ठीक ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मेन हेडिंग डालिए इंटीग्रेशन, मेन हेडिंग डाल लीजिए बच्चों इंटीग्रेशन। बोलिए बेटा। क्या नहीं समझ में आया बेटा? देखिए a साइन थीटा तो a की जगह 4 है। अब ये मत कंफ्यूज बच्चों, देखो कंफ्यूज मत हो जाना, a और b की वैल्यू इंटरचेंज हो सकती है। जैसे आप इससे कंपेयर करो, मान लो a साइन थीटा, तो a की जगह क्या लिखा है बेटा? 4 लिखा हुआ है, और b cos थीटा तो b की जगह 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो अब देखो फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 आएगा, तो इसकी वैल्यू -5 से लेकर +5 तक हो सकती है ना? हाँ बच्चों बेसिक गणित थोड़ा सा आप लोग को मतलब गुणा भाग में थोड़ा एफिशिएंट बनना पड़ेगा। नहीं यहाँ तो मैं मान लीजिए बता रहा हूँ बार बार छोटी छोटी चीज, पेपर में फिर आपको दिक्कत ही आएगी। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, उतना बेहतर होगा। इंटीग्रेशन, देखिए बच्चों जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन के लिए बोला था,
ठीक है, कि डिफरेंशिएशन एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत शायद आपको एप्लीकेशन का आइडिया उतना ना हुआ हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। मेन एप्लीकेशन बच्चों उसको आपको काइनेमेटिक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे ही बच्चों मैथ का एक और दूसरा टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, कहां मदद करता है, मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। बच्चों अगर मैं एक ऐसा आपके सामने कर्व प्लॉट करूं, ठीक है, ऐसा एक कर्व प्लॉट करूं, और बहुत आसान सा है बच्चों, सारे कोशिश करना आंसर करने की। जैसे मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, बहुत आसान सी चीज है बच्चों। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या क्या बताया गया है कि x में ये 4 यूनिट है और y में बेटा ये बोला गया है 8 यूनिट है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं बच्चे कि इस स्ट्रेट लाइन के अंदर ये जो एरिया बन रहा है इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई मुझे बता पाएगा? 16 हो जाएगी ना बेटा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बोलिए सही है ना बेटा? तो सीधा सीधा 16 यूनिट हमारा इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मैं इसकी जगह स्ट्रेट लाइन ना देके बेटा आपको मैं एक कर्व दे दूं, है ना, कुछ ऐसा रैंडम सा कर्व दे दूं ऐसा, और मैं बोलूं बेटा कि पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए जो कि यहां है, और मैं पॉइंट ए के कुछ वैल्यू दे दी, मान लीजिए 2 मीटर दे देता हूं, ठीक है, और यहां पे भी आपको वर्टिकल कुछ वैल्यू दे देता हूं, मान लीजिए 8 यूनिट दे देता हूं, और मैं आपसे पूछूं बेटा ये एरिया अंडर द कर्व निकाल दो। अब आप जितने भी आपको फॉर्मूले पता हो, ट्राइंगल के, रेक्टेंगल के, सर्कल के, है ना, ट्रिपेजियम के, आप किसी भी फॉर्मूला को यूज करके ये एरिया अंडर द कर्व नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए मैथ का एक टूल यूज करते हैं बेटा, जिसका नाम हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो ऐसे एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए जहां पे आपके जनरल फार्मूले वैलिड नहीं होंगे या जनरल फार्मूले से आप लगा नहीं पाओगे, वहां पे हमारी मदद कौन करता है? इंटीग्रेशन। सर क्या मैं इंटीग्रेशन की मदद से इसका निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन की मदद से आप किसी भी कर्व का निकाल सकते हो, स्ट्रेट लाइन हो, एलिप्स हो, सर्कल हो, पैराबोला, हाइपरबोला, या कोई रैंडम कर्व हो जिसकी इक्वेशन पता हो, आप आराम से इंटीग्रेशन की मदद से उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एरिया अंडर द कर्व निकाल पाए। ठीक है सर, लेकिन दूसरी चीज, एरिया अंडर द कर्व निकालना क्यों जरूरी है? बच्चों आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर काइनेमेटिक्स का याद हो, आपने 11वीं में पढ़ा होगा कि एरिया अंडर द कर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बच्चों वेलोसिटी टाइम कर्व खींच दूं, वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है बच्चों? एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, बोलिए बेटा, एरिया अंडर द कर्व ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, कोई बात नहीं, ये सब अभी हम लोग करने वाले। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। और मैं कोई कर्व खींच दूं बच्चों ऐसा रैंडम, और ये मैं बोल दूं बच्चे ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व आता है बच्चे, वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। इसी प्रकार से बच्चों बहुत सारे हमारे पास कर्व्स हैं जिनका एरिया अंडर द कर्व हमें फिजिकल क्वांटिटी देता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे दूं बेटा, तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो एरिया होगा बेटा वो वर्क देगा। ठीक है, पावर टाइम का कर्व वर्क दे देगा। तो हमें एरिया अंडर द कर्व निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है फिजिक्स में। तो सारे कर्व्स तो स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे, है ना, स्ट्रेट लाइन होंगे तो फिर तो 9वीं 10वीं के बच्चे भी निकाल लेंगे, सारे स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे, कर्व्स होंगे। तो कर्व्स का एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए मैथ्स का एक टूल यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई है? बोलिए बेटा। ठीक है, तो मैंने इस अभी तक के डिस्कशन में केवल आपको बताया कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन मैथ का एक टूल है जो हमें एरिया अंडर द कर्व निकालने की मदद करता है। ठीक है, लिखिए इसको एक लाइन थोड़ा सा। इट इज अ मैथ, इट्स अ मैथ टूल, इट्स अ मैथ टूल which helps, it's a math tool which helps
in finding area under the curve. It's a math tool which helps in finding area under the curve. बच्चों लिख लिया सबने? ठीक। बाकी आप एक आध कोई ऐसा कर्व ड्रॉ करना चाहो कि हमें एरिया निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, तो वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, एरिया सॉरी एक्सेलरेशन टाइम का कर्व चेंज इन वेलोसिटी देता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया वर्क देता है। ऐसे करके एक दो ग्राफ आप ड्रॉ कर लो ताकि आपको ये पता चले कि एरिया निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है। लिख लिया क्या बच्चों? दो तीन ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, वेलोसिटी टाइम का लिख लीजिए, एरिया टाइम एक्सेलरेशन टाइम का लिख लीजिए, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का लिख लीजिए। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व होगा वो वर्क देगा। ठीक, तो हमने ये समझ लिया कि भैया इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या बेटा नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हैं? क्या क्या ग्राफ ही तो खींचना है बेटा, स्केल स्केल लेके पेंसिल एंसिल लेके ना खींचना, सीधे सीधे एक फ्री हैंड से खींच दो ग्राफ। डन है बेटा? चलिए हाँ, तो मैं क्या बता रहा था बच्चों कि इंटीग्रेशन का पर्पस हम लोगों ने सीख लिया है। अब आगे की बात करते हैं कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है डी बाई डी एक्स, कहीं पे भी ये लिखा होगा तो हम ये समझ जाएंगे कि हमें डिफरेंशिएशन करना है। बेटा उसी प्रकार से इंटीग्रेशन के लिए ऐसा बोला जाता है, देखिए इंटीग्रेशन के लिए ऐसे बोलते हैं elongated s। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली ये एस बच्चों सम से आता है कि हम वो जो एरिया अंडर द कर्व है उसके छोटे छोटे पार्ट्स का सम कर रहे हैं। ठीक है, हम डिटेल में जाने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन को बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं elongated s, और जिस फंक्शन का भी इंटीग्रेशन करना होता है बच्चों उसको बीच में लिखते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में करना होता है उसको साइड में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मुझे इसको पढ़ना होगा बेटा तो मैं इसको ऐसा पढ़ूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो कोई फंक्शन बीच में लिख दिया, अभी ऐसे ही जनरल लिख दे रहा हूं एफ एक्स, तो पढ़ेंगे ऐसे बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे बच्चों ये जो लिखा रहेगा, तो ऑपरेटर अगर आप देखो कि इंटीग्रेशन हमें कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेट करना है, तो इलोंगेटेड एस और डीएक्स। ठीक है, अगर डीवाई लिखा होगा इसका मतलब वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, डीएक्स लिखा है मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, जेड लिखा होगा तो इसका मतलब जेड के रेस्पेक्ट में करना है, और जिसको इंटीग्रेट करना होगा बेटा वो बीच में लिख देंगे। ठीक है, तो पढ़ा कैसे जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा बच्चों पूरा स्टेटमेंट होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इस तरह से बच्चों इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बच्चों इंटीग्रेशन हम दो टाइप के पढ़ने वाले हैं, एक होता है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, उनमें मैं डिफरेंस भी बता देता हूं और डिफरेंस क्या होता है वो भी क्लियर हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। बच्चों नाम से समझ में आ रहा होगा कि डेफिनेट का मतलब निश्चित है ना, डेफिनेट है कोई चीज, निश्चित है मतलब उसकी लिमिट्स हैं, है ना। इनडेफिनेट मतलब कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। ठीक है, इनडेफिनेट मतलब कोई फिक्स चीज नहीं है, इनडेफिनेट है। तो बेटा अगर आप इस इलोंगेटेड एस के ऊपर और नीचे लिमिट्स देख लेते हो, इसको बोला जाता है बच्चों लोअर लिमिट, और ऊपर जो पॉइंट लिखा रहता है बच्चों उसको बोलते हैं अपर लिमिट। बोलिए बेटा। विद रेस्पेक्ट टू एक्स,
नहीं नहीं dx नहीं, डी ऑपरेटर है बेटा, वो इसके साथ फ्री में आता है। ये इलोंगेटेड और s और ये d, ये आएगा। अब जिसके रेस्पेक्ट में लिखोगे वो उसके बाद में आएगा। ठीक है, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, थोड़ा समय दीजिए। ये बेटा इंटीग्रेशन, और नीचे जो लिखा जाएगा लोअर लिमिट, ऊपर जो लिखा जाएगा बेटा उसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अगर आपके इंटीग्रेशन में ये दोनों लिमिट्स हैं, लिमिट है तो बच्चों आप लोगों ने डेफिनिट कर दिया, उसको लिमिट लगा दी ना, डेफिनिट कर दिया, निश्चित हो गया। अगर बेटा लिमिट नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, बच्चों यहां पे मैंने कोई लिमिट नहीं लिखी है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, बोलो बेटा, इनडेफिनिट। अगर लिमिट लगेंगे तो बच्चों किसका एग्जांपल हो जाएगा, बोलिए, डेफिनिट। और लिमिट नहीं लगी है तो किसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा, इनडेफिनिट। अब ये सर डेफिनिट इनडेफिनिट है क्या, और लिमिट लगाने से क्या फायदा क्या नुकसान, और कैसे चेंज हो जाती हैं चीजें, तो मैं वो भी थोड़ा सा बच्चों आपको बताता हूं। मैं आपको स्लाइड लगा दूंगा, है ना, और जो मुझे लिखवाना होगा लिखवा दूंगा, परेशान मत होइए, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए बेटा ये ग्राफ है, ठीक है, ये ऐसा कोई कर्व है, ऐसा, ठीक है, यहां से ऐसा कोई कर्व है मान, और ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और आपको एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए बोला गया है, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए बोला गया। अगर बच्चों मुझे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि भाई साहब आप 2 से लेकर 4 के बीच में जो एरिया है वो निकाल दीजिए, तो बेटा मेरा आंसर एक फिक्स वैल्यू आएगी, कुछ फिक्स आएगा, या कुछ भी आ सकता है, बोलो, मैं केवल इतना बोल रहा हूं, 2 से 4 के बीच में एरिया निकाल दीजिए, फिक्स वैल्यू आएगी या फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, फिक्स आएगी ना। क्यों फिक्स आएगी बेटा, क्योंकि आपने लिमिट लगा दिया है, आपने लिमिट लगा दिया है। कहां से कहां तक की लिमिट लगा दी है बेटा, 2 से लेकर, तो जब आपने फिक्स कर दिया तो आपका आंसर भी फिक्स आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों इनडेफिनिट और डेफिनेट में से तुम्हें क्या लग रहा है, किसका एग्जांपल है ये, डेफिनेट, ये डेफिनेट का एग्जांपल है। ठीक है, अब इनडेफिनेट का एग्जांपल दिखाता हूं। इनडेफिनेट में बच्चों क्या होगा, आपके पास सेम सिचुएशन होगी, मतलब वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, कर्व, लेकिन बच्चों आपको लिमिट नहीं बताएगा, आपसे बस बोलेगा कि एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर दो, एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर दो। अब कर्व में इतना एरिया फाइंड करना है, इतना फाइंड करना है, इतना फाइंड करना है, या जहां तक कर्व एग्जिस्ट कर रहा है वहां तक फाइंड करना है, आपको कुछ भी नहीं बताया है, तो आपका आंसर एक फिक्स वैल्यू आएगी बच्चे, या कुछ भी आ सकता है, बोलिए, कुछ भी आ सकता है। तो ये किसका एग्जांपल होगा, जहां पे आपको लिमिट ही नहीं बताया गया है, इनडेफिनेट। तो ये एग्जांपल हो जाएगा बेटा इनडेफिनेट का। होपफुली आपको डेफिनेट इंडेफिनेट में अंतर क्लियर, इसीलिए इनडेफिनेट में लिमिट नहीं लगाते हैं, और इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। कैसे कुछ भी आ सकता है, मैं भी आपको एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। डेफिनेट क्या होता है, जिसमें आपने लिमिट्स लगा दी, लिमिट्स लगा दी मतलब अब आपको इतने का ही एरिया निकालना है, तो इसकी कुछ फिक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए लिखिए बेटा, प्रेजेंटेशन करके सब हेडिंग डाल दीजिए कि इंटीग्रेशन प्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन जो भी लिखना है। और बच्चों ये लिखिए, इलोंगेटेड एस एफ एक्स डी एक्स, बीच में वो आएगा बच्चों जिसे इंटीग्रेट करना है, जिसे इंटीग्रेट करना है, और ये बच्चों बताता है जिसके रेस्पेक्ट में करना है। जिसे इंटीग्रेट करना है, जिसके रेस्पेक्ट में करना है, नीचे वाली को लोअर लिमिट, अपर वाली को, ऊपर वाले को अपर लिमिट। ठीक है, लिख लिया बेटा। अब बच्चे नीचे एक नेक्स्ट लाइन से लिखो, वी हैव टू कवर वी हैव टू कवर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, we have to cover 2 types of integration.
नंबर 1, डेफिनिट इंटीग्रेशन. नंबर 1, डेफिनिट इंटीग्रेशन. In this integration, limits will be known. In this integration, limits will be known. For example, a to b fx dx. For example, a to b fx dx. लिखा बेटा? ठीक है. ये ग्राफ प्लॉट करिए बच्चों, एक्स वाई फ्री हैंड से लिख लीजिए, ऐसा ग्राफ प्लॉट करिए, कर्व लिखिए, लिमिट्स दिखा दीजिए और लिख दीजिए डेफिनेट इंटीग्रेशन. डन है बेटा? डन है क्या बच्चों? ठीक है. दूसरा टाइप लिखिए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. हाँ हाँ, जो लोग लिख चुके हैं बेटा हेडिंग डाल लो इनडेफिनिट. जो लोग नोट कर रहे हैं थोड़ा सा कर लीजिए नोट. चलिए हेडिंग डालिए बच्चों, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. इनडेफिनिट के अंदर लिखिए बेटा, इन दिस इंटीग्रेशन limits are not known. In this integration, limits are not known. In this integration, limits are not known. For example, ये लिख लीजिए बेटा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये एग्जांपल लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स. लिमिट्स मत लिखिएगा. बच्चों ऐसा फ्री हैंड से कर्व प्लॉट कर लीजिए और लिख लीजिए इनडेफिनिट नो लिमिट. लिख लीजिए इनडेफिनिट ब्रैकेट में नो लिमिट. इनडेफिनिट ब्रैकेट में नो लिमिट. डन है बेटा? ठीक.
अगली हेडिंग डालिए बच्चों, कॉमन इंटीग्रेशंस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, कॉमन इंटीग्रेशंस। कॉमन इंटीग्रेशंस। कॉमन इंटीग्रेशंस बच्चों, सबसे कॉमन हमारा जो इंटीग्रेशन रहेगा वो x के पावर n dx है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। तो मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप बच्चों। सबसे पहले आ जाते हैं इस वाले हिस्से में कि इंटीग्रेशन जब भी बच्चे x के पावर n dx दिखेगा तो ये x के पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन होगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है और क्यों लिखना पड़ता है, मैं उसका थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूं एक एग्जांपल की मदद से। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से x के पावर 8 dx, बच्चों बहुत बार आएगा, मैं बता रहा हूं बहुत बार आएगा, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चों को बहुत आसान है ये, है ना, लेकिन फिर भी आप गलतियां करते हो, तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको। x के पावर 8 dx, बेटा मैंने यहां पे लिमिट्स नहीं लिखी हैं, तो ये डेफिनेट में आएगा या इनडेफिनेट में आएगा? इनडेफिनेट। अब बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखोगे, x के पावर, ध्यान से देख लो बेटा, n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, बोलो सही है बच्चों? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x के पावर 9 डिवाइडेड बाई 9, बोलो सही है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा बच्चों, जब भी आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा, यानी जहां पे लिमिट्स नहीं लगेंगी, उनमें हमेशा कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। सर क्यों लिखते हैं कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, जरूरत क्या है? देखिए जरूरत यह है बच्चों कि चूंकि ये इनडेफिनिट है तो उसके एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू फिक्स नहीं आ सकती, वो कुछ भी आ सकती है ना। जितना ज्यादा आप लिमिट लेंगे उतनी ज्यादा वैल्यू बड़ी होगी, जितना कम लिमिट लेंगे वैल्यू छोटी होगी। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उस वेरिएबल चीज को कवर करने के लिए लिखा जाता है। अगर आप लिमिट की वैल्यू ज्यादा लेंगे सी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, लिमिट कम कर देंगे सी की वैल्यू कम होगी। तो सी जो यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, ये आपको उस वेरिएबल चीज को कवर करने के लिए लिखा जाता है। जब आप लिमिट ज्यादा लेंगे, मान लो सवाल करो यहां पे लिमिट ज्यादा लूंगा, तो पूरी सिंप्लीफाई करने के बाद सी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं यहां पे लिमिट्स कम रखूंगा तो सी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो सी इसलिए लिखते हैं ताकि वो जो वेरिएबिलिटी है ना, जो वेरिएबल एरिया आ रहा है, उसको कवर कर पाए। क्या मेरी बात समझ में आई है बच्चों? अगर आप बहुत इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करना चाहते हो तब भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बस एक चीज ध्यान रखना कि जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना मत भूलना, बस इतनी चीज का ध्यान रखना। बोलो क्लियर है बेटा? ठीक है, कुछ कुछ और मैं आप लोग को एग्जांपल्स बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए बोर्ड पे, नोट मत करिए बच्चों, बस थोड़ी देर रुक जाइए फिर अपन नोट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, x के पावर n लिखा होगा तो x के पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, तो x के पावर 9 डिवाइड बाई 9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना नहीं भूलना है। दूसरा रूल बेटा, अगर मेरे पास कुछ कांस्टेंट लिखा हो और x के पावर n dx लिखा हो, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, कांस्टेंट हमेशा, भले वो किसी भी टाइप का इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और सवाल बन जाएगा बच्चों सी इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, जो कि अल्टीमेटली शिफ्ट हो जाएगा x के पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मैं इसको सी डैश लिख देता हूं बच्चा, क्योंकि यहाँ पे सी पहले यूज कर लिया ना, इसलिए सी डैश लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूं, देखिए जरा ध्यान से एग्जाम्पल देखिए। अगर बच्चों मेरे पास सवाल कभी ऐसा आ जाए कि 5x के पावर 3/2 dx, तो बेटा क्या लिखना चाहिए बोलिए? 5 बाहर आ जाएगा क्या इंटीग्रेशन के? इंटीग्रेशन के अंदर x के पावर 3/2 बोले बचेगा ना, तो कितना बन जाएगा बोलिए बेटा सारे? x के पावर 3/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस वन, सही लिखा है ना बच्चों? ये बन जाएगा 5 और x के पावर 3/2 प्लस वन 5/2 हो जाएगा बेटा, और नीचे भी 5/2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 2x के पावर 5/2। बोलो क्लियर है बेटा? अरे अरे, कौन सा, कहां नहीं समझ में आया बताओ?
अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये कांस्टेंट बाहर आएगा कि नहीं? फिर ये क्या लिखा हुआ है बोलो बेटा, x के पावर क्या लिखा हुआ है और dx है ना, तो ये n है ना, x के पावर n, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप x के पावर n को इंटीग्रेट करने के लिए, बोलिए। हाँ मैं लिखना भूल गया, ये लो। हाँ, x के पावर n+1, फिर बोलो, तो n+1 अपॉन n+1, तो x के पावर 3/2 + 1 5/2 डिवाइड बाय 5/2, सही है। ठीक है, उसके बाद फिर कैलकुलेशन है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। क्या नहीं समझ में आया तुम लोग को? रुको एक सेकंड, क्या नहीं समझ में आया, कहां से बताऊं फिर से? लिखा तो है बेटा सी, यहां पे भी लिख लो, जहां पे भी तुम्हें लग रहा है ना, वो एक्चुअली मैंने फाइनल सॉल्व करके, वैसे फाइनल आंसर में बेटा आप सी लिख दिया करना, ठीक है। हाँ, अब पूछो कहां पे नहीं समझ में आया, बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। और कोई बीच में कुछ पूछ रहा था बेटा, पूछिए। आएगी आएगी, जब लिमिट्स लगाएंगे तब कुछ आएगी, बिना लिमिट्स के नहीं आएगी। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा बेटा, x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। बच्चों ये दोनों, ये रूल है, ये रूल नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 1 जो भी लिखना चाहिए, और ये रूल नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 1 का एग्जांपल, रूल नंबर 2 का एग्जांपल, एक रूल नंबर 3 भी करेंगे अभी। dx का 1 मतलब नहीं समझा, क्या पूछ रहे बेटा आप? हाँ मतलब कांस्टेंट ही है, चूंकि यहाँ पे मैंने सी पहले यूज कर लिया था, तो यहाँ पे नई चीज लिखनी थी तो सी डैश, बाकी ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। बोलिए बेटा। हाँ तो नहीं होती, तो नहीं आएगी ना, सी की वैल्यू सी ही रखेंगे, मैंने बताया ना बिल्कुल आपके ऑप्शंस में सी रहेगा, ठीक है। माइक बंद करके बात करिए बेटा, मुरादाबाद पाठशाला माइक बंद कर लीजिए। नोट हो गया बच्चों, हाथ उठाओ, कितने बच्चों ने नोट कर लिया, हाथ उठाओ जरा। 2 मिनट्स। करते हैं, करेंगे करेंगे। चलो बच्चों, रूल नंबर 3 देखिए बेटा, यहां से रूल नंबर 3, अगर कभी बच्चों आपके पास ऐसा लिखा हो, इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट, इस बार मैं कांस्टेंट को के से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, कांस्टेंट आप सी लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, के लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ के डीएक्स, मतलब आपको किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू डीएक्स, इंटीग्रेशन 3 dx, इंटीग्रेशन -2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx। तो जब भी बच्चों आपके पास ये सिचुएशन आए, तो रूल नंबर 2 को ध्यान रखना, ये कांस्टेंट है तो क्या बच्चों कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के, बोलिए, जैसे यहां पे सी बाहर आया था ना, यहां पे बाहर आ जाएगा।
अब इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो dx का इंटीग्रेशन बेटा x होता है, याद रखिएगा, और हमेशा की तरह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर जगह आएगा, यहां पे भी आया था, यहां पे भी आया था, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। लिखिए तीसरा रूल। डन है क्या बच्चों? ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ के डीएक्स, लिमिट्स नहीं लगी हैं बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ के डीएक्स के एक्स होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंपल। बच्चों मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, आपको उन सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। बच्चों ये पहले तीन सवाल आपको सॉल्व करने हैं, चौथा और पांचवा मत करिएगा, उससे रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं बताया है। पहले तीन करने हैं, और बच्चों प्लीज किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपका हो गया, आप बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। आपको किसी को डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है। कर लीजिए, समय मैंने लगा दिया है, जिनका पहले हो जाए वो भी बैठे रहें। बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठा दो तो मुझे आइडिया लग जाए कितने बच्चों का कंप्लीट हो गया। एक बार हाथ उठा दो सारे। ठीक है, गुड। जिनका नहीं हुआ बच्चों कोई बात नहीं, अभी हम लोग सीख रहे हैं। आप कोशिश करिए कि जो जो मैंने रूल्स बताए हैं आप उनको अप्लाई करिए और देखिए मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे बच्चों x के पावर 11/2 का इंटीग्रेशन पूछा है, तो इसका मतलब बच्चों यही हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 11/2 dx। तो बेटा x के पावर n dx का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, मुझे सारे बच्चे बताइए, प्लीज बोलिए, बैठे मत रहिए। सही लिख रहा हूं क्या बेटा? हाँ हाँ, तो ये जब जोड़ोगे बेटा तो ये 13/2 हो जाएगा, और नीचे भी बेटा 13/2 बनेगा, है ना। तो 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, है ना। तो बेटा 2/13 इंटू एक्स के पावर 13/2। बच्चों एक चीज और मैं भूल गया हूं, क्या लिखना भूल गया हूं बोलिए? हाँ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया, कितने बच्चों का सही था एक बार हाथ उठा दो बच्चों, मुझे आइडिया लग जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। जिनका गड़बड़ था बच्चों समझ में आ गया होगा होपफुली, फिर भी किसी को कुछ तकलीफ है तो प्लीज पूछ लीजिए। अगला वाला देखिए बच्चों, अगला वाला। हाँ, x के पावर -1 -7 dx। तो बच्चों जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर -7 + 1 डिवाइड बाय -7 + 1। सही लिख रहा हूं ना बेटा? x के पावर -6 डिवाइडेड बाय -6 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दूं क्या बेटा? तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -x के पावर -6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितने बच्चों का सेम आया था, हाथ उठा दो एक बार। वेरी गुड। अब इसको बच्चों थोड़ा सा मैं यहां पे लिख देता हूं, सॉल्व कर देता हूं। x के पावर p/q, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर p/q इंटू dx। अब इसमें परेशान होने वाली बात नहीं बच्चों, केवल डराने के लिए p और q लिख दिया, 2 3 1 2 की जगह pq लिख दिया।
एक्स के पावर p बाई क्यू प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस p बाई क्यू हो जाएगा। बोलिए सही है ना बेटा? तो x के पावर बन जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, और यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों? p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू न्यूमरेटर में चाहो तो भेज दो, तो q टाइम्स x के पावर p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितने बच्चों का तीसरा वाला भी सही था बेटा? एक बार हाथ उठा दो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब इनके करस्पॉन्डिंग बच्चों मुझे थोड़ा सा आपको समझाना है, तो मैं कुछ और आपको रूल्स बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जरा ध्यान से सुनिए। तो बेसिक हमने 3 रूल पढ़े हैं, 3 से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। एक्स के पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है एक्स के पावर एन से, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन कर देंगे। केवल कांस्टेंट है तो उसका आंसर के एक्स आ जाएगा। मतलब 5 dx है तो 5x हो जाएगा, 3 dx है 3x हो जाएगा, 2 dx है 2x हो जाएगा, -1 dx है तो -x हो जाएगा। अब बच्चों मान लो आपके पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है? दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो कैसे करेंगे बच्चों? जरा ध्यान से देखिएगा। मान लो बच्चों मैं ऐसा लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, और बेटा इसको लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। क्या करेंगे अब? देखिए बच्चों ध्यान से। डिफरेंशिएशन में बच्चों थोड़ा बहुत तुम लोग को याद है क्या? डिफरेंशिएशन में जब दो फंक्शन जुड़ते थे या घटते थे तो क्या करते थे? किसी बच्चे को अगर याद हो तो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। दोनों फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। सेम तरीका यहां पे भी लगाएंगे बेटा, कुछ भी अंतर नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स को आप अलग से इंटीग्रेट कर दो। अब यहां बीच में जो भी साइन है, अगर प्लस है तो बेटा प्लस कॉपी कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ जीएक्स को कर दो। अगर बेटा बीच में प्लस नहीं है, माइनस है, तो माइनस लिख दो और इंटीग्रेट कर दो, ठीक है? और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा की तरह आता है। दो सी लिखने की जरूरत नहीं बेटा, आप एक सी लिख दो, है ना? कांस्टेंट एक इंटीग्रेशन के लिए एक कांस्टेंट ऑफ, ऐसा नहीं कि सर इसके लिए अलग से सी लिख दूंगा, इसके लिए अलग से नहीं। आप एक सी लिख दो बस। तो दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट करना है और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे बच्चों, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी, ठीक है? देखिए जरा बच्चों एग्जांपल देखिए। मान लीजिए बच्चों मैं ऐसा लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 1/x² प्लस 2 dx, ठीक है? 3x² प्लस 1/x² प्लस 2 dx। बच्चों तो मुझे क्या करना चाहिए? पहला स्टेप क्या होना चाहिए बताइए बेटा? क्या 3x² dx को अलग से इंटीग्रेट कर लें? बोलिए बेटा। और फिर क्या बेटा 1/x² को भी कर लेना चाहिए, और बेटा फिर क्या 2 dx को भी इंटीग्रेट कर लेना चाहिए? बोलिए। अब बच्चे यहां पे बताइए मुझे क्या लिखूंगा? 3 कांस्टेंट है तो क्या होगा बेटा बताइए? बाहर आ जाएगा। x के पावर 2, तो x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। बोलिए सही है ना बेटा? अब इसके लिए मैं अलग से c नहीं लिखूंगा, तीनों का c एक साथ लिख दूंगा। बोलिए ठीक है ना? आप देखिए बच्चे यहां पे 1/x² है, तो क्या 1/x² ये बच्चों वही है कि x की पावर -2 है? सही है। तो x के पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस, बेटा यहां पे 2 dx है तो 2 तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है बोलो बेटा? ठीक है, और प्लस सारे सब के लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1 लगा देंगे। तो बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो x के पावर 3 बचेगा, -2 प्लस 1 -1, तो बेटा -x के पावर -1, या बच्चों चाहो तो इसको 1/x भी लिख सकते हो, ठीक है? प्लस 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बच्चों समझ में आया है? तो बेटा आप रूल लिखिए, रूल लिखने के बाद सेकेंड लाइन, और ये एग्जांपल आपको खुद से सॉल्व करना है, बोर्ड की मदद नहीं लेनी है। करिए सॉल्व।
गुड। हम्म। सारे बच्चों ने लिख लिया बेटा? चलिए बच्चों, मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है? आपको बस जो मैंने पढ़ाया है उसको अप्लाई करना है, और लिखिए बेटा। चलिए बच्चा, अगला देखिए सवाल। बच्चों जिनका हो जाए वो दूसरों को प्लीज डिस्टर्ब मत करिएगा। क्वेश्चन ये बच्चों कि आपको इंटीग्रेट करना है 3/x² प्लस 2x² प्लस 1 dx। बेटा बातें नहीं करिए। x³ माइनस x² प्लस 2/x⁴ dx। पहले आप ये कर लीजिए बेटा सवाल, फिर मैं दिखाता हूं पिछली स्लाइड। ठीक है, ठीक है, दोनों हो गए? गुड। बच्चे जिनके हो गए बहुत बढ़िया, वेट करते हैं थोड़ा सा और बच्चे कंप्लीट कर लें। गुड। बच्चे जिनके होते जाए मुझे बताते जाओ। गुड। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? एक बार हाथ उठा दीजिए तो मुझे आइडिया लग जाएगा कितने बच्चों को कंप्लीट कर लिया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ओके। ठीक है, देखिए बच्चों, सारे इधर आइए। देखिए बेटा, पहले वाले का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, है ना? और तुम लोग का आंसर मैच कर जाए तो मुझे बता देना। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx लिख देंगे बेटा इसको, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx लिख देंगे बेटा, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 कांस्टेंट बाहर है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस 2 बच्चे ये x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1 dx का इंटीग्रेशन x। तो जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों -3/x प्लस 2/3 प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बच्चों तुम लोग का मैच हुआ है क्या मेरे से? कितने बच्चों का मैच हुआ है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला वाला देखिए बेटा, जिनको इसमें तकलीफ आई है
फिर से देखो बच्चों, मैं फिर से पूरी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्स क्यूब डीएक्स, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स अलग से लिख लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बेटा अलग से लिख लेंगे, प्लस 2/x⁴ dx अलग से लिख लेंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, x⁴n+1 डिवाइड बाय n+1 माइनस x⁴n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस 2 बच्चे कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x⁴n+1 डिवाइड बाय n+1। बेटा जब x⁴ को ऊपर भेजोगे ना तो x⁻⁻4 हो जाएगा, तो -4 + 1, ठीक है। तो बेटा हो जाएगा x⁴/4 माइनस ये बेटा x³/3 प्लस ये बच्चों -4 + 1 -3 बनेगा, तो -2/3 इंटू x⁻⁻3। बोलो सही है क्या बेटा? प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एब्सोल्युटली। कितने बच्चों का सेम आया था, एक बार हाथ उठा दो बेटा, कितने बच्चों का सेम आया था? ठीक है क्या बेटा? इंटीग्रेशन का बेसिक क्लियर है आप सभी को? बोलिए बच्चों। ठीक, अब मैं थोड़ा सा और कुछ बच्चों आपको फॉर्मूले बताता हूं जो बहुत बार हमारे एप्लीकेशन में आएंगे, बार बार आप उनको देखोगे, और उनमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दूंगा जिनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे ज्यादा बच्चों आपको जो दिखेगा वो 1/x dx, बेटा 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x होता है, ठीक है। अब में से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आप तो बता रहे थे तो इसको x के पावर को ऊपर भेज देते हैं ना, -1 कर देते हैं। मैंने कहा एक बार आप करके ट्राई करो, तो आपने बोला सर देखो x के पावर -1 लिख सकते हैं 1/x को, मैंने कहा लिख सकते हैं बेटा। तो x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा डिनोमिनेटर में आप देख रहे होगे इनफाइनाइट बन जाएगा, दिख रहा है क्या बेटा आप सभी को? मतलब डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा तो पूरा नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, बेटा दिख रहा है आप सभी को? तो इसलिए x के पावर n डिवाइड बाय n+1 वो वैलिड है सब के लिए एक्सेप्ट 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन बेटा ln x होता है, ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x होगा, ध्यान रखिएगा, ln x प्लस c। फॉर्मूला नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, e के पावर x dx बराबर e के पावर x प्लस c। बेटा e के पावर x ही मात्र एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम है, ध्यान रखिएगा। e के पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी e के पावर x, इंटीग्रेट करेंगे तो भी e के पावर x। अगला बेटा दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, साइन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और बेटा उसी तरह से कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन आएगा साइन एक्स प्लस सी। प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। ये चार चीजें मैं चाहता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद रहें। tan x का बच्चों कोई जरूरत नहीं है 1% भी, ठीक है। ये चार फॉर्मूले लिख लीजिए बेटा, याद रखना है आपको। वन अपॉन एक्स डी एक्स ln x, e के पावर x dx, e के पावर x साइन x माइनस कॉस x साइन x। डन है क्या बच्चों? ठीक, ठीक है, लिखिए बच्चे जल्दी से। 1/x dx ln x, e के पावर x साइन का माइनस कॉस होगा बच्चों, ये ध्यान रखना, कॉस का साइन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो बच्चों सवाल कराता हूं, सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। ये जो दो रह गए थे बच्चों, जो दो नहीं किए थे, चौथा और पांचवा, ये दोनों अटेम्प्ट करिए फटाफट। दोनों हो गए बेटा? ठीक, बाकी लोग करिए बच्चे। बच्चों इसमें थोड़ा सा आप परेशान मत होना, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को आइडिया आ रहा है बच्चों इसको क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये बेटा बन जाएगा a²
हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो रूट एक्स इंटू 1/√x। ठीक है बेटा, अब इस पूरी चीज को फिर आप इंटीग्रेट कर लेना, घबराना मत। ठीक है, बोलिए बेटा। राइट बेटा। कहाँ पे बच्चे? हाँ हाँ, एल एन एक्स हो जाएगा ना बेटा फिर ये तो। हम्म, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बच्चों? एक बार हाथ उठा दो तो मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूं। अरे वाह, काफी सारे बच्चों ने कर लिया, गुड। देखिए बच्चों, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं। अब देखिए बोर्ड पे, अगर आप सही सोच रहे थे तो फिर ठीक है। अब इसको अलग कर लेंगे बेटा, तो 3x⁻⁻7 dx इसको अलग से इंटीग्रेट करना है, और x⁻⁻1 dx को अलग से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, तीन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस, बेटा 1/x लिखा हुआ है, आप आई होप आप देख पा रहे होगे बेटा इसको। 1/x, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या बताया मैंने बच्चों? ln x या log x, जैसा भी आप बोलना चाहें उसको। तो 3x⁻⁻6, 3x⁻⁻6 डिवाइड बाय, बेटा यहां पे भी -6 आ जाएगा, प्लस ln x, और बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना। आप चाहो तो इसको फर्दर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। फर्दर भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 1 3 2 कर सकते हैं बेटा, पहले आगे भी सिंप्लीफाई, लेकिन हम यहीं पे छोड़ दे, जगह नहीं है। कितने बच्चों का सही आ गया था, एक बार हाथ उठा दो तो। बहुत बढ़िया, बोलिए बेटा। वही मैं देखो समझा रहा था, मैं यही बोल रहा था कि आप लोग पूछोगे डाउट, इसलिए मैंने बताया था। करके देखो बेटा, आप डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए ln x करते हैं। करके देखो आप जो डाउट पूछ रहे हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए, मतलब इसी में, तो बेटा रूट इसको ओपन कर देंगे, a+b² a² + b² + 2ab। बच्चों ये वाला स्टेप सबको समझ में आता है क्या? एक बार बोर्ड बता दो मुझे, ताकि मैं अगला स्टेप करूं। तो बेटा देखो, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर करोगे तो x बनेगा, x dx, और प्लस बच्चों 1/रूट का एक्स स्क्वायर करोगे तो 1/x dx बनेगा, प्लस बेटा ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों आप सभी को? तो x dx का इंटीग्रेशन क्या बेटा, x² 2 हो चुका है, और 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या, ln x हो चुका है बेटा, और इसका 2x हो जाएगा बेटा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बिल्कुल। कितने बच्चों का सेम आया, एक बार हाथ उठा दो बेटा। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों? बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन बोल दीजिए बच्चों। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, इसका इंटीग्रेशन 1 क्यों होगा, आप क्यों बोल रहे हो 1? हम्म, डिनोमिनेटर का -1 और +1 मिलके क्या बनेगा? तो किसी चीज के डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? हाँ, तो डिफाइंड नहीं होगा ना, इसलिए 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x लिखते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए, क्या नहीं आया समझ में लास्ट स्टेप में? x dx का इंटीग्रेशन, बोलिए। x के पावर कितना लिखा हुआ है, बोलिए। तो क्या होता है x के पावर n का फॉर्मूला? तो क्या लिखा है देखिए, x के पावर n+1/n+1, n बराबर 1 था, 1+1 डिवाइड बाय 1+1, बोलिए। दूसरा वाला 1/x का इंटीग्रेशन, 2 dx में 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन, हाँ
हम्म। हाँ। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां तक सबको क्लियर है ना बेटा, बेसिक वाला इंटीग्रेशन? एक बार आवाज दे दो, बता दो सारे बच्चे। हम्म। ठीक है। ठीक। आगे चलो बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन का बच्चों आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था। बोलिए बेटा। किसका किसका? देखो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो 2 dx लिख दिया। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? चलिए। हाँ। हाँ, तुम बताओ बेटा। 1/x² का कुछ दिमाग भी तो लगाइए, दिमाग भी तो लगाइए। 1/x² है तो उसको ऊपर ले जाइए, कितना बन जाएगा? कर पाएंगे अब? बढ़ चलें बच्चों, डेफिनेट में आ जाएं, बोलो। ठीक। ध्यान से देखिए बच्चों, थोड़ी देर डिस्कशन सुनेंगे, मैं कुछ सवाल लूंगा, सवाल सॉल्व करूंगा आपके सामने, अगले सवाल आपको खुद से करने। ध्यान से सुनिए बेटा। डेफिनेट इंटीग्रेशन, जैसे मैं आपको बोलूं कि इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और यहां पे बच्चों में लोअर और अपर कुछ लिमिट रख दूं, इसको बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्योंकि हमारे पास अब बेटा लिमिट्स हैं, एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है, और उस लिमिट के अंदर एफ एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है, तो एक फिक्स वैल्यू आएगी। फिक्स वैल्यू आएगी मतलब वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल नहीं होगा मतलब जो वेरिएबल का कंपोनेंट हुआ करता था सी, अब उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सी का केवल इतना रोल था कि वो ये बताए कि भाई जो आंसर आया वो फिक्स वैल्यू नहीं है, सी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी आंसर चेंज होगा। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही लिमिट होगी तो सी का रोल खत्म बच्चे, अब सी नहीं लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल नहीं आएगा, आंसर एक फिक्स वैल्यू आएगी। अच्छा, कैसे सर? मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं तो और बेहतर तरीके से आपको क्लियर होगा। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है बच्चों। मैं एग्जांपल लेता हूं, प्लीज एकदम ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, अगला सवाल आप ही को करना है। मान लीजिए बच्चों मैं इंटीग्रेशन ऐसा लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 2x dx, और बच्चा मैं लिमिट लगा देता हूं 1 से लेकर 2 तक। ठीक है बच्चों, ये किस टाइप के इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है, डेफिनेट या इनडेफिनेट? बोलिए, कैसे पता डेफिनेट है? बोलिए। अपर एंड लोअर लिमिट है, तो बच्चा करने का तरीका एकदम सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे वहां पे सॉल्व करते थे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही सॉल्व करेंगे। 3x² dx को अलग लिख लीजिए, प्लस 2x dx को अलग लिख लीजिए। कुछ भी नई चीज नहीं है बच्चा, वही है। लिमिट्स बार बार आप चाहो तो लिख लो 1 2, या फाइनल आंसर में लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा देखिए यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, फिर बच्चे प्लस 2 बाहर आ जाएगा, x के पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना है क्योंकि लिमिट्स लगी हुई हैं। उसके बाद बच्चों अगला स्टेप, अगला स्टेप ध्यान से देखिए बेटा। ये 2+1 बेटा 3, और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा क्या? बताइए बेटा। तो x³ एज इट इज आ गया बेटा। 1+1 2, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा क्या बेटा? तो क्या प्लस x² आ जाएगा? बोलिए बेटा, सही है। उसके बाद आप अब आपको लिमिट्स रखनी है। तो जैसे पहले वाले को इंटीग्रेट किया x³ आ गया, दूसरे वाले को इंटीग्रेट किया x²। अब इसमें लिमिट 1 to 2 है, इसमें लिमिट 1 to 2 है, तो बेटा आपको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लिखनी है, लिमिट 1 to 2, ये स्ट्रेट लाइन लिमिट 1 to 2। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब यहां इस स्टेप के बाद लिमिट का रोल आता है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से चीजें अब अलग हो जाएंगी। ध्यान से सुनना,
एक्स क्यूब, अब बेटा अपर लिमिट, तो जहां पे एक्स लिखा है वहां पे अपर लिमिट रख दो, तो एक्स की जगह मैं बच्चों 2 रख दूंगा क्योंकि अपर लिमिट 2 है, उसका क्यूब, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, अब जहां पे एक्स लिखा है वहां पे 1 रख दो, 1 का क्यूब, ठीक है। ये तो एक्स क्यूब के लिए सॉल्व किया, वैसे ही एक्स स्क्वायर के लिए करना है, तो बीच में प्लस है बेटा, तो बीच में प्लस लिख दो, ब्रैकेट, अपर लिमिट 2 है तो बच्चे एक्स की जगह 2 रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 है तो एक्स की जगह 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों सिंप्लीफाई करिए जरा, 8 माइनस 1 क्या बच्चों 7 बचेगा, प्लस 4 माइनस 1 क्या बेटा 3 बचेगा, देखिए एक डेफिनेट आंसर आ रहा है 10, बोलो क्लियर है। जब हम इनडेफिनिट कर रहे थे बेटा, जितने भी एग्जांपल इनडेफिनिट के किए हैं, बस मुझे एक सेकंड दे दो, जितने भी एग्जांपल इनडेफिनिट के किए हैं बच्चों, सब में आंसर वेरिएबल दिख रहा है आपको, सब में आंसर वेरिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन जैसे ही आप डेफिनेट करोगे आपके पास एक फिक्स वैल्यू आएगी, बोलो क्लियर है बच्चे, लिख लीजिए सारी चीजें, हाँ बोलिए। नहीं 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 करना, कोई जरूरत नहीं है। और बच्चों कहीं पे भी आप देख भी लो, है ना, कहीं आप किसी रिसोर्स में देख लो कि बाई पार्ट्स है, बाई फ्रैक्शन है, या पार्शियल फ्रैक्शन वाले हैं, बिल्कुल नहीं करना बच्चों, 1% भी जरूरत नहीं, कृपा करके अपना समय उसमें बर्बाद ना करें। ठीक है। हम्म। बच्चों ले लूं एक सवाल, रुक जाओ सर रुक जाओ। तुम लोग क्लास में बहुत जल्दी समय चला जाता है यार। ठीक, चलिए बच्चों एक सवाल कर लेते हैं इस पे, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि यार क्या होता है, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, किस टाइप के, हमने जो सीखा है उसको लगाना है, तो घबराना नहीं बच्चों, जो सीखा है बस उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कोई भी नई चीज आपको आगे परेशान करने वाली नहीं है यहाँ पे। 2x+4 -1 से 1 इंटीग्रेट करिए। वेरी गुड, ठीक है, गुड गुड, बहुत बढ़िया बेटा। थोड़ी देर बच्चों और वेट करते हैं, बाकी सब लोग भी कर लें फिर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए बच्चों, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठाएंगे क्या, मुझे आइडिया लग जाए थोड़ा सा। ओके ओके, चलिए, हाँ बेटा बोलिए।
चाहिए चाहिए। इधर देखिए बेटा, हाँ पहला ये जरूरी है, वो फिजिक्स फिजिक्स तो क्या है। 2x प्लस 4 dx -1 से 1, बेटा दोनों ठीक है। 2x dx अलग कर लेंगे बेटा, और 4 dx अलग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लिमिट्स बच्चों मैं ना लिखूं तो आप मतलब परेशान मत होइएगा, हर स्टेप में वैसे लिखना चाहिए आइडियली। आप लोग को जरूरत नहीं, आप तो सिंपल आंसर निकाल के पिक करना है ऑप्शन। बोर्ड वाले बच्चों को पूरा स्टेप बाय स्टेप, आप लोग को जरूरी नहीं है, तो आप डायरेक्ट लास्ट में लिमिट रख दोगे तो भी चलेगा। 2 बाहर बच्चों, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 x के पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, 4 बाहर dx का इंटीग्रेशन x, और बेटा लिमिट चलेंगी -1 से 1, -1 से 1। बेटा यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, बचेगा फाइनल x स्क्वायर -1 से 1 प्लस 4x -1 से। अब बच्चों एक चीज इसमें ध्यान रखना, जब पूरी तरीके से सिंप्लीफाई हो जाए फिर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। बीच में कहीं पे रखोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो पूरा सिंप्लीफिकेशन के बाद आप सब्स्टिट्यूट करिए। अब जैसे बच्चों यहां पे रखूंगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट भी बच्चों -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस 4, अपर लिमिट बच्चों 1 है माइनस लोअर लिमिट बच्चों -1 है। ठीक है बेटा, तो 1 माइनस, और बच्चों इसको करोगे तो ये +1 आ जाएगा, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि वो 0 हो जाएगा बेटा, ये वाला टर्म पूरा ये 0 हो जाएगा। और बेटा ये 4 माइनस ऑफ -4, तो बेटा क्या हो जाएगा, पहला वाला तो 0 हो गया बेटा, 0 प्लस 4 माइनस ऑफ -4, तो बेटा 8 हो जाएगा। तो क्या फाइनल आंसर 8 आएगा। कितने बच्चों का आ गया था, एक बार हाथ उठा दो। कोई नहीं कोई नहीं बच्चों, क्लियर है क्या, एक बार मुझे बता दो हाँ नहीं में। ठीक, ये बच्चे लिखिए 3 सवाल हैं, सबके आपको इंटीग्रेशन करके वैल्यू बतानी है। 1 मिनट है बच्चों, बाद में कहोगे तो मैं और समय बढ़ा दूंगा। ये 1/2 नहीं है बेटा, है ना, थोड़ा सा 1 सेकंड बच्चों, घबराना नहीं, ये 1/2 नहीं बेटा, π/2 है। हाँ π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, और ये बेटा -π/2 से +π/2 है, टाइपिंग एरर है। जहां जहां 1 है वो पाई है बेटा, लिमिट्स है लिमिट्स। आपको बच्चों फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो तो आप थोड़ा पीछे से मदद ले लेना, ठीक है। गुड। बच्चों 1 मिनट और बढ़ा दूं क्या समय, हो गया, ठीक है। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठाओगे बेटा, आइडिया लग जाए थोड़ा। ठीक है, काफी सारे बच्चे कर रहे हैं अभी, कर लीजिए बच्चों, कंप्लीट कर लीजिए, 1 मिनट में और वेट करूंगा। ठीक ठीक बच्चों, आखिरी 10 सेकंड,
जो लोग नहीं किए हैं कंप्लीट कर लीजिए। आओ बच्चों डिस्कशन करते हैं। देखिए पहला बच्चों साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, थोड़ा मदद करो मेरी। साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या बेटा, माइनस कॉस एक्स होगा। लिमिट्स रख देंगे 0 से π/2। ठीक है बेटा। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, जैसे इंटीग्रेशन के बाद मान लीजिए आपका माइनस कॉस एक्स आ गया, या -3 cos x आ गया, या -4 cos x आ गया, कुछ कांस्टेंट आ गया, तो बच्चों आप उस कांस्टेंट को बाहर रख के लिमिट लगा लीजिए। ठीक है, जैसे ये माइनस है तो मैं माइनस को बाहर रख देता हूं और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाता हूं। अगर आप माइनस के साथ लगाएंगे तो गलत आंसर नहीं आएगा, लेकिन आपको बार बार माइनस लिखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट कुछ आ रहा है ना, तो कांस्टेंट को बाहर रख लीजिए। जैसे यहाँ पे -3 होता तो मैं -3 यहां रख देता, -2 होता तो -2 रख देता, केवल कॉस में लिमिट्स लगा दूंगा। अगर आप अंदर लगाएंगे तो गलत नहीं आएगा, सही तब भी आएगा, थोड़ा सा समय बच जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे cos π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो तुम सारे बच्चों को पता है cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? भैया तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। cos 90 0 होता है, पता है तुम्हें? माइनस cos 0 की वैल्यू 1, तो बेटा -1 और ये कितना बन जाएगा? कितने बच्चों को आ गया था +1, हाथ उठाओ। ठीक, अगला देखो बच्चों, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस नहीं होगा बेटा, केवल sin x होगा, 0 से π/2। ठीक है, तो बेटा अपर लिमिट sin π/2, लोअर लिमिट sin 0। बेटा sin π/2 की वैल्यू कितनी? 1। 0 का कितना? 0। बेटा आंसर कितना? 1। कितने बच्चों का आंसर सेम आ गया, हाथ उठाओ। गुड। cos x dx का इंटीग्रेशन बच्चे फिर से बोलो। sin x लिमिट्स कहां से कहां तक बच्चा? -π/2 से +π/2। तो बेटा sin π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बेटा -π/2, बोलो सही है। अपर लिमिट तो sin π/2 1 हो जाएगा, माइनस क्या बेटा -1 आएगा इसका आंसर। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, उस हिसाब से तो बेटा ये 1 + 1 2 आ जाएगा आंसर। कितने बेटा बच्चों को 2 आ गया था लास्ट वाले का आंसर, हाथ उठाओ। वेरी गुड। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आइडिया लगा बच्चे, कैसे करना है क्या करना है, बोलिए। ठीक है। हाँ हाँ, राइट राइट बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरा आंसर ऐसा आता कि -3 ऑफ cos x आता। ठीक है, और लिमिट्स मेरे पास लिखी होती -π से क्या बेटा, कहाँ पे? हाँ होगा -π/2, वही तो लिखा है, बस इतना ही होगा। माइनस साइन ऑफ -π/2 इज माइनस साइन π/2, तो -1 लिख दिया उसका, है ना, और 1 + 1 फिर 2 हो जाएगा। तो बेटा मैं क्या बता रहा, जैसे कांस्टेंट लिखा है ना, तो आप कांस्टेंट को अंदर मत ले जाओ, -3 को बाहर ही रखो और cos π माइनस ऑफ cos ऑफ -π रख दो। ठीक है, खैर यहाँ तो 0 आ जाएगा, लेकिन मैं कहने का तरीका बच्चे यही है कि -3 को बाहर रखो और इसके बाद जो सॉल्व करके आएगा वो -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो लिमिट रखते वक्त कांस्टेंट अंदर मत ले जाना, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलो। बच्चों कुछ डीपीपी के कहां तक सवाल कर लिए थे हम लोगों ने? तुम लोग का पेपर आ रहा है बच्चों, पता है ना सबको? पेपर है बच्चों आपका 9 जून को पेपर है, और बेसिक मैथ्स तक आ रहा है। ठीक है, पेपर बेटा पहले से बने हुए रखे रहते हैं, उनमें से आपको मिल जाएगा। कहां तक देख रखा है बेटा? कैलकुलस तक? हाँ, तो कैलकुलस तक वही बेसिक मैथ्स ही है। हम्म, हाँ एपीजीपी कराएंगे बेटा, कल की क्लास में कराएंगे, आज हम लोग थोड़ा सा डीपीपीस कर लेते हैं। ठीक है,
मुझे अभी इंटीग्रेशन बच्चों पूरा नहीं हुआ है, 2-3 चीजें और आपको इंटीग्रेशन में बतानी है, फिर इंटीग्रेशन होगा, फिर आगे की कहानी बताऊंगा मैं आपको। डीपीपी नंबर, हाँ क्या बेटा? बेसिक मैथ्स लिखा है बेटा, तो बेसिक मैथ्स इंक्लूडिंग कैलकुलस है। हाँ क्या बोल रहे हो, एक एक करके पूछे भाई, क्या बोल रहे बेटा? बेटा ये कैलकुलस ही है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस का हिस्सा है, दोनों को मिला के कैलकुलस बोला जाता है, गणित का एक भाग है वो, पूरा बेसिक मैथ्स आएगा, राइट। बच्चों डीपीपी नंबर 5, हाँ डीपीपी नंबर 5 आ जाओ बच्चों। डीपीपी 5 क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, हाँ बोलिए बेटा। बेटा कराएंगे, एक एक चीज करा सकते ना, सब एक साथ नहीं हो सकता ना, जब मैं कह दूंगा बेसिक मैथ खत्म हो गया फिर आप पूछ लो। हाँ हाँ मैं कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, एक एक करके चलेंगे, ठीक है। हाँ हाँ। हैप्पी बर्थडे आदर्श, भगवान करे इस बार आप नीट में बहुत अच्छी रैंक लाएं, बहुत बहुत बधाई हो आपको, ठीक है, बहुत आशीर्वाद बेटा। हाँ ठीक। आ, सुन लिया है मैंने, तुम उसके वो क्या स्पोक पर्सन? शांत। डीपीपी नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों मैं आपको बोलू, हाँ एक एक करके। डीपीपी 5 क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल है, ठीक है। दो रेजिस्टेंस गिवन है, 3 ओम, बोल दो तुम ही लोग पहले बोल दो, सर 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 बोलो। डीपीपी थर्ड मैंने डिस्कशन किए बच्चे, आप देख लीजिएगा, उसको पढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन नहीं कर रहे बेटा, ये यूनिट एंड डायमेंशन वाली हैं, उसका मैं करूंगा, बेसिक मैथ्स का भी करेंगे बेटा। 6 ओम ±2%। पहले बेसिक मैथ्स के बच्चों कंप्लीट कर लेंगे, डीपीपी नंबर 6 5वां चल रहा है, 2 डीपीपी और बची हैं, खत्म हो जाएगा, फिर बेसिक मैथ्स में आएंगे, ठीक है। जिनका भी डाउट था डीपीपी नंबर 3 का बेटा समझ में आया है तुमको, करेंगे डीपीपी डिस्कशन। हाँ बच्चों ये सवाल देखो सारे, भागने की कोशिश मत करो, बढ़िया सवाल है, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखो बोला गया है कि इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। बच्चों ये आपके एनसीईआरटी में भी ये सवाल है, ठीक है। तो अब मैंने उसको उस समय नहीं कराया था क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी बेटा, है ना, तो डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने कर लिया है, तो अब आप इस चीज को थोड़ा समझ पाओगे, ध्यान से देखो। पैरेलल में बेटा आप सबको पता है कि पैरेलल अरेंजमेंट का हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/r1 + 1/r2, ठीक है बेटा। तो यहां से एलसीएम ले लो 6 और ये 2 + 1, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6/3 2 ओम, ठीक है बेटा। तो ये आर इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया, पर हमसे क्वेश्चन में केवल आर इक्विवेलेंट नहीं पूछा है, एरर भी पूछा है, तो जरा बच्चों देखो जरा एरर को कैसे सॉल्व करेंगे। 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 - 1/r2, ठीक है बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, 1/r1 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 - 1/r2। अब बेटा दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन के लिए बच्चे, जैसे आर इक्विवेलेंट का डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं बेटा, आर इक्विवेलेंट के पावर -1 बराबर r1 के पावर -1 -r2 के पावर -1, ठीक है। अब बेटा डिफरेंशिएट करोगे तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऊपर ले जाएंगे ना बेटा, इसको डिनोमिनेटर में था ऊपर ले गए, अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 ठीक, वो गलती थी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो बेटा r1 माइनस और r2 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x के पावर n -1,
यही बताया ना बच्चों आपको डिफरेंशिएशन। और R2 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x के पावर n-1। बोलो ठीक है। और इधर करोगे बेटा तो ये भी लिखा जाएगा n x के पावर n-1। बोलो ठीक है बेटा। अब इसमें देखो बच्चों -1 यहां पे भी है, -1 यहां पे भी है, -1 यहां पे भी है, कैंसिल कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अब ये बनेगा तुम्हारे पास 1/r इक्विवेलेंट का स्क्वायर बराबर 1/r1 का स्क्वायर और प्लस 1/r2 का स्क्वायर। ठीक है ना? इसके साथ बच्चों एक चीज और आपको ध्यान देनी है थोड़ा सा। जैसे मान लो बच्चों मैं यहां पे लिख दूं कि एक्स स्क्वायर बराबर टी, ठीक है, एक इक्वेशन लिख दी और मैंने बोला कि दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। तो बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x। ठीक है, और 2x, और चूंकि x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा तो यहां पे dx लिखना पड़ेगा। ठीक है, t को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां पे dt लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और dx लिखेंगे, t का डिफरेंशिएशन dt। उसी तरह से बेटा जब r इक्विवेलेंट को डिफरेंशिएट किया है तो यहां पे लिखेंगे dr इक्विवेलेंट, और यहां पे r1 को डिफरेंशिएट किया है बेटा तो यहां पे लिखेंगे dr1, और यहां पे r2 को डिफरेंशिएट किया है तो यहां पे लिखेंगे बेटा dr2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, 1/r इक्विवेलेंट का स्क्वायर, r इक्विवेलेंट बेटा 2 है तो 2 का स्क्वायर, डी आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया बच्चा, डेल्टा आर इक्विवेलेंट, मतलब एरर इन आर इक्विवेलेंट, ये हमें निकालना है, डेल्टा आर इक्विवेलेंट। डी आर वन का मतलब हो गया बच्चा डेल्टा इन आर वन, यानी पहले वाले में एरर, तो डेल्टा आर वन पहले वाले में एरर डिवाइड बाय आर वन का स्क्वायर बेटा मतलब 9। ठीक है ना? अब बच्चा इसमें 1% का एरर है तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो बेटा आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब परसेंटेज में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं 1/r1 एज इट इज रखते हैं, एक r1 इधर भेज देते हैं, तो dr1/r1 इंटू 100 बन जाएगा बेटा। यहां पे R2 स्क्वायर है तो एक R2 एज इट इज रख लो, एक R2 इधर भेज दो तो ये बन जाएगा बेटा dr2/r2 इंटू 100। ठीक है, अब ये बेटा हमको पता है, ये बच्चे हमको पता है dr1/r1 इंटू 100 1%, तो 1/r1, r1 की वैल्यू बच्चों 3 और ये 1% है, लिख दिया। ठीक है, यहां पे बेटा 1/r2, 1/r2 है बेटा 1.6 और dr2/r2 इंटू 100 बेटा ये 2% है तो ये देखो 2% लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा ये 100 ऊपर से मैं एज इट इज यहां पे कॉपी कर देता हूं, एक सेकंड ये स्टेप फिर से लिखता हूं। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको एज इट इज नीचे कॉपी कर रहा हूं बेटा, 100 इंटू एक आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर है तो एक आर इक्विवेलेंट इधर रखा और एक डी आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इधर भेज दिया। ठीक है, तो ये बच्चों ये बन जाएगा 1/3 प्लस 1/3। ठीक है बेटा, है ना, 1/3 प्लस ये 2/6 है ना बेटा, तो ये भी 1/3 बन जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 2/3 आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, 100 इंटू डी आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, और बेटा यहां पे देखो एक आर इक्विवेलेंट और रखा है, आर इक्विवेलेंट एक और रखा है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 है तो ये 2 रख दिया बराबर, ये बेटा 1/3 प्लस 1/3 ये बन जाएगा 1/3 प्लस 1/3 ये 2/3 बन जाएगा बेटा, और ये जो परसेंटेज एरर है ये आर इक्विवेलेंट की परसेंटेज एरर है तो बेटा 4/3 आ जाएगा, है ना, अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ नहीं करी होगी तो परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट ये आ जाएगा बच्चे 4/3। ठीक है, तो 1.3% के आसपास कुछ आना चाहिए। हाँ,
बच्चों जिसमें सुनो, मेरी बात सुन लो बेटा, जिसमें आप ये स्टेप सारे मैंने कर दिए हैं, है ना, अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप वापस से देख लीजिएगा इसको एक बार स्लो मोशन में, सारे स्टेप मैंने लिख दिए हैं, सारा कैलकुलेशन आपको समझा दिया है। अब बच्चों ये एक अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसमें इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की जरूरत है, तो बस इसको एज अ स्पेशल केस याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है और इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछ लिया जाए, इसलिए आपको बता दिया गया है। ठीक है, बाकी हर सवाल ऐसा होगा ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ में आई है बच्चों? एक स्पेशल केस के लिए इसको लिख लीजिए। ओके चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बेटा। बोलिए, बोलिए। बाय बेटा, बाय बाय। बाय बाय, सलाम, बाय बाय। बोलिए बेटा। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, परसेंटेज में नहीं होगा ना, तो देखो परसेंटेज में दिया था इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज में नहीं होगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बस इतना होगा। पता है ना तुमको मेथड? पता है ना बेटा? हाँ, चलिए बच्चों, थैंक यू।